अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आज हमने चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बुक की दी गई साइड इन्फॉर्मेशंस पर डिटेल्ड डिस्कशन करनी है। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम इस चैप्टर के अंदर वो साइड इन्फॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे जो कि बुक के अंदर चैप्टर के मेन पार्ट्स के साइड के ऊपर दी गई है। इसमें से जो पहली साइड इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 58 के ऊपर। और पेज नंबर 58 के ऊपर दी गई इस डेफिनेशन के मुताबिक हम डिफाइन कर रहे हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है? If the middle finger of the right hand points in the direction of magnetic field, आप तमाम फिंगर्स की बात भी कर सकते हैं। तमाम फिंगर्स ही कंबाइंड फॉर्म में इसी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। सो इफ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पे स्पेसिफिकली कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नॉर्मल टू द पाम टुवर्ड्स द रीडर। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो इस पाम के परपेंडिकुलर हमारी तरफ आ रही होगी। सो हम इस फोर्स को अपनी तरफ आते हुए रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मेटालिक रेल्स के ऊपर प्लेस किया था इस तरह से, और मेटालिक रेल्स को कनेक्ट कर दिया था एक वेरिएबल करंट सोर्स के साथ इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया था इस तरह से। इसमें कन्वेंशनल करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा था, लेकिन चूंकि करंट स्केलर है तो हमने लेंथ को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे दी थी करंट की डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो किस तरफ पॉइंट कर रही थी? वो पॉइंट कर रही थी बोर्ड से बाहर की तरफ इस तरह से। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है तो इस कंडक्टर के ऊपर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर जाती है। अब अगर आपने इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ये राइट हैंड पाम रूल यूज होता है, जिसमें आप सबसे पहले अपने राइट हैंड की तमाम फिंगर्स को ओपन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स आपकी फिंगर्स ये बोर्ड से बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में बोर्ड से बाहर पॉइंट आउट करेंगी। और आप अपना थंब घुमा के इस तरफ ले आओगे जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में, जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है। तो जो नॉर्मल टू द पाम है वो किस तरफ आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा जिस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप राइट हैंड पाम रूल की मदद से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा हमने जो और मेथड्स पढ़े थे उनमें एक था राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हमने फार्मूला एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर दैट मीन्स लेंथ की डायरेक्शन में ओपन किया था, और फिर राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हुए शॉर्टर एंगल के थ्रू घुमा के बोर्ड से बाहर की तरफ ले आए थे जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट कर रही थी। तो जो हमारा स्ट्रेच थंब था वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा था? वो राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा था। दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फोर्स बता रहा था। और जो थर्ड रूल इसके लिए अप्लाई किया जाता है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आपने अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओपन करना है। लेट से मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट फिंगर है और यहाँ पे बोर्ड से बाहर आती हुई इस तरह से जो रिप्रेजेंटेड है वो कौन सी है? वो है सेकेंड फिंगर। तो थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? थंब पॉइंट आउट कर रहा है अपर डायरेक्शन में। अब आप अपनी फर्स्ट फिंगर्स को घुमा के किस तरह से ले आइए कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और बोर्ड से बाहर पॉइंट आउट कर रही हो इस डायरेक्शन में। और आपकी जो सेकंड फिंगर है वो घुमा के ले आइए करंट की डायरेक्शन में इस तरफ।
तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो थंब है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा और आपको इस तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट साइड इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट साइड इन्फॉर्मेशन है पेज 58 के ऊपर। क्या प्लेस किया गया है, यहाँ पे दो कंडक्टर्स प्लेस किए गए हैं, इनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बताया गया है कि ये रिपेल करेंगे, और इनमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है और बताया गया है कि ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, ए पार्ट है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, और बी पॉइंट क्या है, द वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो भाई ए पार्ट की अगर हम बात करते हैं, लेट से एक कंडक्टर है जिसमें इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा कंडक्टर है जिसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक इस वाले जो सेकंड कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी इनटू द पेज और यहाँ पे होगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। और राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से ही हम फर्स्ट कंडक्टर के गिर्द भी जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं यहाँ पे तो वो इनटू द पेज बनती है, और जब हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर बनती है। अब इस इंटरेक्टिंग रीजन को देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वो एड अप हो रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड एड अप होती है तो यहाँ पे दोनों वायर्स के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और कंपेरेटिवली साइडों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। तो हर चीज़ की नेचर ऐसी ही होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। जैसे कि अगर आप किसी वाटर कंटेनर के एक एंड के ऊपर हॉट वाटर पोर कर दें, उंडेल दें, तो वो क्या होता है, हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके कोल्ड एंड्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हाई हो गई है, ज़्यादा वैल्यू की हो गई है, सो ये कंडक्टर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स से अगर आप इस फोर्स को राइट डायरेक्शन में एफ कह रहे हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स भी सेम मैग्नीट्यूड की ही होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट रिप्रेजेंट करने के लिए आप माइनस का सिंबल यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि दो कंडक्टर्स हैं और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, इस तरह से और इस तरह से, राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक जो ब्लैक कलर से कंडक्टर ड्रॉ किया गया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस रिप्रेजेंट की गई हैं, और जो रेड कलर है अब उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो इंटरेक्टिंग रीजन है, इस इंटरेक्टिंग रीजन में क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी। अगर इक्वल हैं तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगी, और अगर ये अनइक्वल स्ट्रेंथ की है तो ओवरऑल स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। अब क्या होगा कि साइडों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जो सेंट्रल रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए ये वायर्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगी। अब अगर आप राइट डायरेक्शन वाली फोर्स को एफ कह रहे हो तो लेफ्ट डायरेक्शन वाली फोर्स भी एफ ही है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट शो करने के लिए वहाँ पे माइनस सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। हम ये बात भी जानते हैं कि इन दोनों केसेस के अंदर क्या हो रहा है, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जा रहा है। ज़रा दोबारा से वो केस कंसीडर कीजिए जिसमें हमने क्या किया था, इस तरीके से मेटालिक रेल्स बनाई थी और मेटालिक रेल्स को कनेक्ट किया था किसी वेरिएबल करंट सोर्स के साथ, और यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया था जिसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ थी, वो हमारे पर्सपेक्टिव से अपवर्ड थी, और हमने लेंथ को भी करंट की डायरेक्शन असाइन कर दी थी, उसे वेक्टर बना दिया था, और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो किस तरफ थी, वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर थी, इस तरह से। तो अब चूंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस था तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही थी उसका फॉर्मूला था IL क्रॉस बी। फर्दर ये लिखा जाता है ILB साइन थीटा, जिसे बुक ने अल्फा लिखा हुआ है, और साथ यूनिट वेक्टर n। और अगर मैग्नीट्यूड ओनली लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, FB इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। अगर कहा जाए कि अल्फा 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए इक्वेशन बन जाएगी FB इज इक्वल टू ILB। अब ज़रा देखिए कि अगर मैं यहाँ पे इस कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स से ये वो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये किस में प्लेस है, ये इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है।
सो नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा जो कि इस वाले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस है। सो इसके ऊपर एक्ट करेगी एक मैग्नेटिक फोर्स, और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होने की कोशिश कर रही है और इस साइड पे एड अप हो रही है। इसलिए नतीजा क्या होगा कि इस वाले कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। और अगर मैं यहाँ पे पहली वायर को नंबर 1 और दूसरी वायर को नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ, तो अगर कहा जाए कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग अपॉन वायर 2 इज इक्वल टू करंट कैरिड इन द वायर 2, लेंथ ऑफ वायर 2, एंड सिंस दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? B1 लिखा जाएगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, और अगर ये डॉट्स हों जो कि बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहे हों तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। और अगर ये बॉक्स इस तरह से हो कि इसके अंदर क्रॉसेस के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया हो, तो इस सूरत में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर कंसिडर होती है। और इसके अलावा अगर एक डॉट को सर्कल से एनक्लोज कर दिया जाए या फिर एक क्रॉस को सर्कल से एनक्लोज कर दिया जाए, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, कि करंट है आउट ऑफ पेज और ये है क्रॉस। इसका मतलब है करंट किस तरफ है, करंट है इनटू द पेज। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन क्या है, पेज नंबर 62 के ऊपर सोलेनॉइड के बारे में बताया गया है कि सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बन जाती है। ड्राइंग में आसानी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोर ड्रॉ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कोर एक्चुअली यहाँ पे फिजिकली मौजूद हो सकता है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमने क्या किया हो, हमने वैक्यूम को इस कोर के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया हो। अब इसके ऊपर जो वाइंडिंग्स हैं वो वाइंडिंग्स शो कर लेते हैं कि लेट से ये वायर यहाँ पे इस तरह से आ रही है और इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इस वायर के यहाँ पे वाइंड किए गए हैं। यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी कि ये करंट आई इस तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट आई इस तरफ है, और इधर करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, वो डाउनवर्ड है। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है पेज 63 की। कहा गया है द करंट लूप कैन बी इमेजिन टू बी अ फैंटम बार मैग्नेट विद अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो ये जो वर्ड है फैंटम, फैंटम का मतलब होता है गोस्ट। गोस्ट क्या होता है, गोस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है रूह, या आप सिंपल लैंग्वेज में भूत कह सकते हैं इसे। तो रूह या भूत को हम जो है वो गोस्ट या फिर फैंटम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर आप इस तरीके से कोई करंट कैरिंग लूप ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन लेट से ये वाली है, या फिर आप लूप इस तरह ड्रॉ करते हैं कि जिसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो दोनों केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस तरह से बनती है कि एक केस के अंदर तमाम क्रॉसेस लूप के अंदर आते हैं और एक केस के अंदर तमाम डॉट्स लूप के अंदर आते हैं, और जो क्रॉसेस हैं वो आउटसाइड पे आते हैं। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि दोनों लूप्स के अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे साउथ हमारी तरफ और नॉर्थ इनटू द पेज होता है, यहाँ पे नॉर्थ हमारी तरफ और साउथ इनटू द पेज होता है। अगर हम इसका साइड व्यू लें थोड़ा सा एक सर्टेन एंगल से, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा कि अगर करंट कैरिंग लूप इस तरह से प्लेस्ड है, दैट मीन्स इसमें करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब हम राइट हैंड ग्रिप रूल को अप्लाई करेंगे, तो अगर हमारा थंब पॉइंट आउट कर रहा है कन्वेंशनल करंट को इस तरफ, तो जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है वो तकरीबन इस तरफ होगा और ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अगर हम अपनी इन फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लें, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आएगी इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा। तो क्या हो रहा है, ये जो करंट कैरिंग लूप है इस तरह से,
ये इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेट प्लेस किया गया है। जिसका यहाँ पे ये पोल नॉर्थ पोल है और जो दूसरा पोल है वो कौन सा पोल है, वो साउथ पोल है। तो एक जो करंट कैरिंग लूप है वो एक भूत या बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। नेक्स्ट साइड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पेज 63 की साइड इन्फॉर्मेशन। लिखा गया है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर दो करंट कैरिंग लूप्स को रखा जाता है एक दूसरे की साइड के ऊपर तो अट्रैक्शन होती है इस केस में, रिपल्जन होती है इस केस में। इसकी लॉजिक क्या है? लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगेन इस तरीके से मैं कोर मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका व्यू हमने थोड़ा सा इस पॉइंट से लिया है, इसलिए ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। अगर इस साइड से देखता तो मुझे ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई देता और दूसरा वाला दिखाई ना देता। तो ये हमने एक लूप बनाई है और कोर मटेरियल बनाया है और दूसरा कोर मटेरियल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। और हम इस डायग्राम को ज़रा दोबारा भी ड्रॉ करते हैं। लेट से पहला केस ये है कि इसमें जो आपने लूप को यहाँ पे वाइंड किया है ये वाला, बुक ने ज़रा इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, हम यहाँ से दिखा रहे हैं तो इसलिए हमें ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है। सो अब यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो इस तरह से हुई है, एक ही लूप है। अगर यहाँ से करंट एंटर करवाया गया है और यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो क्या होगा कि जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला एंड नॉर्थ बनेगा, ये वाला एंड साउथ बनेगा। और उसके साथ हम एक और लूप प्लेस कर देते हैं जिसमें करंट की सेंस वही है। दैट मीन्स अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस साइड से है हल्का सा, तो आपको ये जो करंट की डायरेक्शन है ये दोनों के अंदर ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। सो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और इधर बनेगा साउथ। इस केस में चूंकि ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे के साथ आ चुके हैं, सो अट्रैक्शन होगी। सो ये बात हमने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम नेक्स्ट जो रिपल्जन वाली टर्म है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। वो क्या है? वो इस तरह से है कि लेट से ये लूप है और नेक्स्ट लूप भी सेम इसी सेंस में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। लेकिन अब एक लूप में जो करंट है वो इस तरह फ्लो कर रहा है और दूसरी लूप में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक नॉर्थ और साउथ तो यहीं पे बनेंगे, लेकिन दूसरे केस में यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बनेगा। अब चूंकि दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है और ऑपोजिट होने से सेम पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि इस केस में होगी रिपल्जन। सो द फैंटम मैग्नेट included for each loop helps to explain the attraction and repulsion between the loops। तो इसका मतलब है कि जब एक सोलेनॉइड कॉइल होगी इस तरह से कि लेट से ये कोर मटेरियल है और जो सोलेनॉइड है उसकी अगर वाइंडिंग हमने इस सेंस में की है, हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा जाता है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से होती है और यहाँ पे तमाम करंट्स इस तरफ से देखने से आपको क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। सो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि तमाम लूप्स में सेम सेंस में करंट फ्लो करेगा और जब करंट सेम सेंस में होता है तो क्या होती है? अट्रैक्शन। इसका मतलब है जैसे ही आप इस सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट करोगे इसमें करंट फ्लो करेगा, तो अगर सोलेनॉइड फ्री टू मूव है तो जो इसकी ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ थोड़ी सी सुकड़ जाएगी और ये फाइनल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जो सेम सेंस के अंदर करंट कैरिंग लूप्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि एक लूप का साउथ दूसरी लूप के नॉर्थ के सामने आ जाता है। सो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है पेज 64 की। यहाँ पे अगेन राइट हैंड पाम रूल बताया गया है। राइट हैंड पाम रूल ये बता रहा है कि लेट से एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, लेट से इस तरह से इनटू द पेज।
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस रीजन में जैसे ही आप एक पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट करते हो एक सर्टेन वेलोसिटी v से, तो जैसे ही वो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाती है इस डायरेक्शन में। सो नतीजा क्या होता है कि वो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल को ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है। और इस फोर्स को आपने अगर फाइंड आउट करना हो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इस फॉर्मूले के तहत एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन करते हो किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो किस तरफ हैं, वो इनटू द पेज हैं। और इसके अलावा थंब रिप्रेजेंट करते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में आपका जो नॉर्मल टू द पाम है वो किस तरफ पॉइंट आउट करेगा, वो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। हमने ये राइट हैंड पाम रूल पहले भी पढ़ा था, लेकिन पहले यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे करंट लिखा हुआ था जब हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहे थे, एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे भी राइट हैंड पाम रूल ही अप्लाई किया था और यहाँ पे भी हम यही अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इस केस में हमने राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई किया था, वैसे ही अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ओपन करें इस तरह से, और फिर घुमा के कर्ल करके सेकंड वेक्टर वेलोसिटी की तरफ लेके जाएं जो कि इनटू द पेज है, तो आपका थंब जो है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। इसलिए आप राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए से भी इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड रूल अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करते हैं और सेकंड फिंगर को ओपन करते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिसको पहले हमने करंट की डायरेक्शन में ओपन किया था पिछले केस में, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो थंब की डायरेक्शन में आएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपवर्ड होगी। तो इस तरीके से हम अगेन राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने ये जो फार्मूला पढ़ा था एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी थी और वो क्या थी, एफ बी ओवर आई एल। इस केस के अंदर हमने अल्फा को 90 डिग्री कंसीडर करते हुए साइन अल्फा या साइन 90 डिग्री को 1 कह दिया था। और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन किस तरह से की थी, हमने कहा था द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग यूनिट करंट, या फिर पर यूनिट करंट कैरिड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन। तो अब जो हमारे पास दूसरा फार्मूला है ये वाला, डेफिनेशन तो यहाँ से भी हो सकती है कि अगर मैग्नीट्यूड ओनली लिखा जाए एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहाँ पे भी थीटा को 90 डिग्री कहा जाए और साइन थीटा को या फिर साइन 90 डिग्री को 1 कंसिडर कर लिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा एफ बी ओवर क्यू वी। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे इस टर्म को पढ़ूं, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज पर यूनिट velocity of the charge perpendicular to the external magnetic field is said to be the strength of external magnetic field. So कैसे रीड आउट करेंगे, the magnetic force experienced per unit charge per unit perpendicular velocity of the charge to the external magnetic field is said to be external magnetic field strength. नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन है, पेज 66 के ऊपर इंफॉर्मेशन की हेडिंग है डू यू नो, क्या लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक फोर्स F that acts on a positive charge is parallel to the electric field E and causes the particle's trajectory to bend in a horizontal plane. तो यहाँ पे ये शो किया गया है कि अगर इधर पॉजिटिव प्लेट है इधर नेगेटिव प्लेट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर होगा तो उसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरफ होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। इसलिए वो चार्ज जैसे ही इस प्लेन में एंटर होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये चार्ज नेगेटिव हो, Q इज इक्वल टू माइनस ई हो, तो फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज एंटर होता है तो वो ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड बेंड होके इस डायरेक्शन में आएगा। सो ये थी हमारे इस चैप्टर की साइड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 14 की तमाम साइड इन्फॉर्मेशंस पर डिटेल्ड डिस्कशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।